अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैसों का तबादला स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक इंट्रोडक्शन जो हम ऐसे समझ लें हम रिकैप ऑफ 10th क्लास ले रहे हैं। उसमें हम ये सारी बातें आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि वो बता रही है कि ग्रेड 9th में हम पढ़ चुके हैं कि सेल्स किस तरह खुराक से एटीपी बनाते हैं। हमें पता है कि खुराक से किस तरह से एटीपी बनती है। बेसिकली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और उसके साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। सेलुलर रिस्पिरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से खुराक में मौजूद सी एच बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं। बेसिकली ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उन्हीं को तोड़ा जाता है और निकलने वाली एनर्जी को एटीपी में तब्दील कर लिया जाता है। इसके साथ एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और इसके दौरान खुराक के मादों की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनते हैं। वो पूरा जो ग्लूकोज का जो हम मेथड देखते हैं उसमें ब्रेकडाउन होती है और उसमें ब्रेकडाउन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनती है और एनर्जी हमें एटीपी के तौर पे मुहैया होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जानदार सेलुलर रिस्पिरेशन में इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन अपने माहौल से हासिल करते हैं और अपने सेल्स को मुहैया करते हैं। बेसिकली जानदार क्या करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से हम हासिल करते हैं, हम बाहर से ऑक्सीजन हासिल कर रहे होते हैं, अपने माहौल से हासिल कर रहे होते हैं और इससे अपने सेल्स को मुहैया करते हैं। तो ये कोई नहीं है चीज़ कि ऑक्सीजन हमारे अपने जिस्म बॉडी के अंदर मौजूद हो, नहीं, हम उसे माहौल से हासिल कर रहे होते हैं और अपने सेल्स को मुहैया कर रहे होते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो हमारे जिस्म के अंदर एक सेलुलर रिस्पिरेशन होती है उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसे हम क्या करते हैं, जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को हम माहौल से लेके जाते हैं, अपने सेल्स को मुहैया करते हैं और सेलुलर रिस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उसे हम जिस्म से बाहर निकालते हैं। माहौल से ऑक्सीजन हासिल करना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का अमल को ही गैसों का तबादला कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नेम है गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। बेसिकली इसी चीज़ को कहते हैं माहौल से ऑक्सीजन हासिल करना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इन दोनों गैसों में जो तबादला हो रहा है, हम ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं, गैसों का तबादला। इसके साथ हमें बताया जा रहा है तनफ़ुस यानी सांस लेना किस तरह इस अमल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जानदार हवा को अपने जिस्म में ले जाते हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन हासिल कर सके और फिर हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड भी जिस्म से निकल सके। तो सांस लेने का अमल भी यही है जिसमें जानदार हवा को जिस्म में लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन हासिल हो सके और फिर हम हवा को बाहर निकालते हैं ताकि उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल सके। तनफ़ुस और रिस्पिरेशन मुतरादिफ अल्फाज में हमें नज़र बज़ाहिर आ रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। रिस्पिरेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल अमाल है, जबकि तनफ़ुस में सिर्फ मैकेनिकल यानी फिजिकल अमाल शामिल है जिनसे गैसों का तबादला होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस भी आ गया है, रिस्पिरेशन और तनफ़ुस ब्रीथिंग का थोड़ा सा डिफरेंस पे आ गया है। मेन जो हमारा टॉपिक इस बाब का है वो है पौधों और इंसान में हम गैसों के तबादले को देखेंगे, किस तरह से पौधे और इंसान गैसों का तबादला करते हैं। 10.1 पौधों में गैसों का तबादला, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, इस चीज़ को हम देखते हैं। माहौल से गैसों के तबादले के लिए पौधों में मखसूस ऑर्गन्स या सिस्टम्स मौजूद नहीं होते। ये नहीं है कि इंसान और जानवर भी जिस तरह एक ऑर्गन चलता है, ऑर्गन सिस्टम चलता है, पहले एक हवा नॉस्ट्रल से जाती है नेज़ल कैविटी में, फिर ट्रैकिया में, इस तरह का पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन पौधों में तो कोई ऐसा सिस्टम्स मौजूद ही नहीं है, ऑर्गन सिस्टम पौधों में तो मौजूद नहीं है। तो उस तरह से वो बता रही हैं कि पौधों में तो कोई सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं है, तो फिर पौधे कैसे करते हैं, तो पौधे का हर सेल माहौल से गैसों का तबादला अपने तौर पर करता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने तौर पर चीज़ों को ले रहे होते हैं। पत्तों और छोटी उम्र के तनों की एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं।
पत्तों में हमें पता है जितने भी पत्ते होते हैं उनकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं, और अगर कोई प्लांट छोटी उम्र है तो उसके तनों में क्या होगा, एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होंगे। और स्टोमेटा क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्टॉक होते हैं जिनको गार्ड सेल्स, जिनकी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड सेल्स होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, जहाँ से पत्तों की एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस क्या होते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसमें क्या होते हैं, ये सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमा कहते हैं, और इसकी जमा क्या होती है, स्टोमेटा। यहाँ से हवा दाखिल भी होती है और बाहर खारिज भी होती है। तो ये चीज़ जो है उसमें हो रही होती है। तो यहाँ से जो है फिर अब पत्तों में, और छोटी उम्र अगर होगी पौधों की तो उसके तनों में क्या होंगे, स्टोमेटा एपिडर्मिस में होंगे। इन सुराखों के जरिए माहौल के साथ गैसों का तबादला होता है। पत्तों के अंदरूनी सेल्स में, जो कि क्या है, मेसोफिल सेल्स है, और तनों के सेल्स के मबैर खाली जगह होती हैं, वही पत्तों के अंदरूनी सेल्स में। और अगर छोटी उम्र का, जैसे उन्हें बता रहा है कि तनों में होगा, तो उनमें क्या होते हैं, खाली जगह होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एयर स्पेसेस कहते हैं, जो गैसों के तबादले के लिए मदद देती है, क्योंकि ये खाली जगह एक सतही रकबा फ्राहम करेंगी और इनके ज़रिए से भी दोनों गैसों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि पत्तों के सेल्स को दो मुख्तलिफ हालात का सामना करना होता है। कौन से वो दो मुख्तलिफ हालात हैं? एक होते हैं दिन के औकात में और एक होता है रात के औकात। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि दिन के औकात में तो दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं। और मेसोफिल, जब पत्ते की मेसोफिल सेल्स में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। तो होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होती है, अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में, मतलब दोनों में साथ साथ कर रहे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो किस में इस्तेमाल हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनेगी वो सेलुलर रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी, और इसी तरह जो सेलुलर रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनी, वो कहाँ इस्तेमाल हो गई, फोटोसिंथेसिस में। अब सेलुलर रिस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो किस में इस्तेमाल हो गई, फोटोसिंथेसिस में। लेकिन जब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त में होती है। क्यों दिन के वक्त होती है, सूरज की एनर्जी से ज़रूरत होती है, तो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है। मेन कैटलिस्ट जो होता है वो सूरज की एनर्जी, लाइट एनर्जी होती है। रात के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो पत्तों के सेल्स स्टोमेटा के ज़रिए क्या करते हैं, माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ एक बताई जा रही है कि जो लकड़ी रखने वाले सेल्स तने होते हैं और बालें जो जड़ें हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, छाल, वो पूरी जो उनका तना होता है छाल से ढका हुआ होता है, ठीक है। तो जड़ें भी और तना भी, ये छाल गैस और पानी को जज़ब नहीं कर सकते। वो बता रहे हैं कि ये छाल जो होती है, बार्क जो होती है, वो ना ही गैसों को जज़ब कर सकती है और ना ही पानी को जज़ब कर सकती है। तो फिर क्या होगा, तहम छाल की तह में मखसूस सुराख होते हैं जिन्हें लेंटी सेल्स कहते हैं। ये छोटे-छोटे सुराख उस बार्क, उस छाल के अंदर मौजूद होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, लेंटिसेल्स। और ये सुराख फिर क्या करेंगे, गैसों को गुजरने की इजाज़त देंगे। तो जो बार्क, जो छाल वाले बड़े तने होते हैं और जड़ें होती हैं, उनमें गैसों का तबादला इन छोटे सुराखों की मदद से होगा। उन छोटे सुराखों को क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। साथ में हमें ये भी बताया जा रहा है कि लेंटिसेल्स तने की सतह से थोड़ा ऊपर निकलते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल साथ ही निकलेंगे, थोड़ा-सा ऊपर निकलेंगे। अब लास्ट जो चीज़ हमारे पास है, वो हमें बता रहे हैं कि जो छोटी उम्र की जड़ों में गैसें होती हैं, वो कैसे, उनके अंदर कैसे तबादला होता है, तो वो सतह के ज़रिए अंदर और बाहर नफूज़ होती हैं, मतलब उनके डिफ्यूज़न का अमल हो रहा होता है, सतह के ज़रिए अंदर और बाहर जाती हैं, और ये कैसे, जड़ के गिर्द मिट्टी में मौजूद होती हैं। अब ये तो हो गई छोटी उम्र के जड़ों के लिए कि वो सतह के ज़रिए उनका तबादला होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आबी पौधे किस तरह से करते हैं। तो आबी पौधे जो पानी में हलशुदा ऑक्सीजन होते हैं उसको जज़ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो भी पानी में खारिज कर देते हैं। हमें पता होता है कि जो आबी पौधे तो क्या कर रहे होते हैं,
वही ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे जो पानी में हलशुदा होगी। वो हवा की तो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुश्की पे तो वो नहीं रहते, तो पानी में जो चीज़ मौजूद होगी वो वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन हलशुदा होती है, वो उसी को इस्तेमाल करेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी पानी में ही खारिज करेंगे। ये ओवरऑल पौधों के अंदर जो थी गैसों का तबादला था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।